छात्रों, कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तिका है भारत की खोज, उसके हम 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 3 सिंधु घाटी की सभ्यता यह पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम पूर्व अध्याय में पढ़ चुके हैं, मोहनजोदड़ो की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जान चुके हैं। मोहनजोदड़ो की एक नाली और उसका विशाल प्रवेश द्वार, जो कि हम पहले अध्याय में देख चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो शुरू करते हैं। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की एक तस्वीर दिखाते हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं है कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे। यहाँ देखिए चित्र में खुदाई में मिली एक हड़प्पाई मुहर, उस समय जो मुहर चलती थी वह खुदाई में मिली। तो ऐसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई करने पे कई उनके अवशेष मिले वहाँ पर, जिससे जानकारी मिलती है कि वहाँ की नगरी सभ्यता कैसी होगी, वहाँ के नगर, वहाँ के स्नानागार, वहाँ की मुहरें, वहाँ के लोगों की पोशाकें किस प्रकार की रही होंगी। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। अर्थात वह इतनी विकसित थी कि कुछ वर्षों में वह विकसित होगी यह समझ पाना भी मुश्किल है। तो हजारों साल पुरानी वह सभ्यता रही होगी। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। धार्मिक तत्व तो मिलते हैं परंतु यह माना जाता है कि वह धर्मनिरपेक्ष सभ्यता रही होगी। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। अर्थात बाद में जो संस्कृति भारत में दिखाई दी वह कहीं न कहीं इस सभ्यता से ही संलग्न थी, जुड़ी हुई रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थीं और दुकानें संभवतः छोटी थीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता ने अन्य सभ्यताओं से भी संबंध स्थापित किए, व्यापार किए और माना जाता है कि अन्य सभ्यताओं की तुलना में यह ज़्यादा अच्छी रही होगी। और इसमें जो धनाढ्य वर्ग था यानी जो अमीर वर्ग था वह कौन था? व्यापारी वर्ग था। साथ ही यहाँ पे सड़कों पे दुकानें और यह माना जाता है कि दुकानों की कतारें यानी लाइनें होंगी और वे छोटी छोटी दुकानें होंगी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं। असंख्य यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकता, इतना परिवर्तन हुआ है। लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन, लगभग 6 से 7 हजार साल पुरानी रही होगी। यह देखकर अचरज होता है यानी आश्चर्य होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोकप्रिय प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है।
अर्थात यह जो सभ्यता रही है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति, इसमें कई तरह की जो पोशाकें रही हैं, यहाँ के रीति रिवाज रहे हैं, यहाँ का रहन सहन रहा है, इसमें भी क्या रहा है, परंपरागत रूप से रहा है और कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता जो है, हमारी जो संस्कृति है, उस पर इसका असर देखने को मिलता है। इस चित्र में देखिए मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार है यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। यह बात दिलचस्प है यानी रुचिकर है या जानने लायक है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। भोर बेला यानी सुबह का समय, सयाने अर्थात समझदार। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उठना बोलना चलना धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन जब बच्चा सयाना हो जाता है, वो समझदार हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भारत की जो हम कहानी देख रहे हैं, भारत का इतिहास देख रहे हैं, उसमें सभ्यता किस प्रकार विकसित हुई, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो भारत है वो बच्चे की तरह नहीं था बल्कि शुरुआत से ही सयाने रूप में विकसित हुआ। उसमें प्रगति तेजी से हुई। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। अपरिचित यानी परिचित का विलोम। तो जीवन के जो तौर तरीके होते हैं, रहन सहन होता है, खान पान होता है, वहाँ पे धीरे धीरे विकास न होकर बल्कि तेजी से विकास हुआ। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। यहाँ पे नेहरू जी कहना चाह रहे हैं कि जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं, जिस तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है, कला में नृत्य कहे या और अन्य जो भी कलाएं हैं, चित्रकारी है, इन सब कलाओं और जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं, उन सब में भारत में क्या हुआ था, तकनीकी विकास हुआ था और ये सब चीज़ें काफ़ी तेज़ी से हुई। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, सृजन यानी निर्माण करना, अर्थात भारत में सिर्फ अच्छी सुंदर चीज़ों का निर्माण नहीं हुआ बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। अर्थात भारत में क्या हुआ, पुरानी चीज़ों को लेकर, पुराने जो अच्छी चीज़ें थी, ठेठ मतलब बहुत अंदर तक, गहराई तक, तो जो पुराने अच्छे हमाम यानी स्नानागार और नालियों का तंत्र जो अच्छा था, जो चीज़ें पहले पुरानी थी, प्राचीन थी परंतु अच्छी थी, उन चीज़ों को लेकर उन चीज़ों का निर्माण करते हुए और आधुनिक सभ्यता में जो चीज़ें उपयोगी थी, जो आज के ज़माने में आवश्यक थी, उन सब का समावेश यहाँ पर देखने को मिला। ये कह सकते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान, है ना, पुराना, अभी जो आवश्यक है और आगे जो लगने वाला है, इन सब चीज़ों का एक साथ समावेश इस संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, भारत के विकास में, तकनीकी प्रगति, सब कुछ देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे,
तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। अगर हम ये कहें कि जो आर्य हैं वे आए थे भारत में कहीं बाहर से, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय के भी हजार वर्ष पहले घटी होगी। और इतने वर्ष पूर्व अगर कोई वो आया और यहाँ रहा, तो अब हम उसे भारत का निवासी ही मान सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात यानी अचानक किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त कैसे हुई। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे ज़मीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। अर्थात अगर सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई तो हो सकता है कि सिंधु नदी की जो बाढ़ें आती हैं वह इसका कारण रही हो कि बाढ़ आने से नगर के नगर गांव के गांव बह गए हों और सब कुछ समाप्त हो गया हो, या फिर मौसम में कुछ ऐसा परिवर्तन आया कि पूरा का पूरा जो नगर था वह रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की ज़मीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। अर्थात ये भी कहा जा सकता है कि शायद रेगिस्तान के कारण ही, मौसम के बदलाव के कारण ही जो रेत है उसका, बालू का जो एक के ऊपर एक तह जमती गई हो और उसके कारण जो नगरवासी हैं उन्हें ऊंचे ऊंचे मकान बनाने पड़े हों। खुदाई में निकले कुछ मकान तो 2 या 3 मंजिलें जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। अर्थात सिंध नदी का जो किनारा था वो तो एकदम समृद्ध और उपजाऊ रहा था, परंतु बाद में वह रेगिस्तान में कैसे परिवर्तित हो गया, यह तो समय के दौर के कारण ही, मौसमी परिवर्तन के कारण ही हुआ होगा। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनकी रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। अर्थात अनुमान तो लगाया जा सकता है, पर उनके लिए जो आवश्यक प्रमाण हैं उनकी कमी है। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हजारों साल पुरानी है, उसको सुरक्षित रखने का एक कारण यह भी बताया जा सकता है कि मौसमी परिवर्तन के कारण वहाँ पर बालू के ढेर लग गए, जिनके नीचे ये जो प्राचीन शहर थे यह दब के रह गए, और जब खुदाई की गई तो इनके अवशेष प्राप्त हुए। बल्कि दूसरे जो शहर थे, दूसरी जो सभ्यताएं रही, उनके होने के प्रमाण कम ही मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। दो सभ्यताओं के बीच में अगर संबंध नहीं रहा है, इसका मतलब है कि दोनों सभ्यताएं अलग अलग रही होंगी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गो की नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेती हर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे,
और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतराल न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गए। अर्थात आर्य कब भारत पहुँचे, कब भारत आए, इसके लिए एक निश्चित प्रमाण तो नहीं है कि वे कब आए होंगे। अंदाज़न यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद उनका प्रवेश भारत में हुआ होगा। यही नहीं, वे धीरे धीरे वो अलग अलग दिशाओं से आए और वो यहाँ पे रहे और इतने समय तक रहे कि वो भारत के हिस्से ही बन गए। आर्य और द्रविड़ ये दोनों जातियों का क्या हुआ, फिर समन्वय हुआ और इनके मेल जोल से जो भारतीय संस्कृति है उसका बुनियादी ढांचा तैयार हुआ और इस प्रकार कई सालों तक, हज़ारों सालों तक यहाँ उनके गुजर बसर के कारण वे यहीं पर घुल मिल गए, यहीं पर रहने लगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का यह भाग हमने आज पढ़ा। शेष भाग हम अगले कालांश में पढ़ेंगे।